हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 16 जनवरी 2021 में जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके हम लोग आज सेकंड शिफ्ट को कवर करेंगे। इसमें हम लोग जीके के सारे प्रश्नों को देखेंगे। जीके में आपका साइंस भी आ जाएगा, कंप्यूटर भी रहेगा और स्टैटिक के सारे जीके का पोर्शन रहेगा। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस लिंक को अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करेंगे। इस सीरीज को में हम लोग एनटीपीसी के टोटल 133 शिफ्टों को देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, शीतल पेयजल फिज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें हम कार्बोनिक अम्ल मिलाते हैं। आप लोग जब पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी पीते होंगे, स्प्राइट, तो उसका जो उसको पेय में झंझना सनसनाहट जो आती है, गाज जैसा उसमें से निकलता है, तो वो किसके कारण निकलता है? तो वो आपका कार्बोनिक अम्ल। ऐसे भी प्रश्न बनता है तो शीतल पेयजल में कौन सा एसिड होता है? तो उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। आप लोग के लिए मैं बताता चलूँ, इस चैनल पर एनटीपीसी की 133 शिफ्ट की पीडीएफ को, प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया गया। आप लोग जाकर वीडियो 1 से शुरू करके अभी तक के सारे वीडियो को देख लेंगे। और बाकी अगर एग्जाम का भी आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रेलवे के सारे एग्जाम का और एसएससी का भी सभी एग्जाम का प्लेलिस्ट मौजूद है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ग्लैंड को हम लोग इंग्लिश में, ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से पतले डंठल से लटकी हुई होती है। एकदम लगता है कि पतले डंठल से लटकी हुई है और मानव शरीर का ये मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है। कौन सी? तो पिट्यूटरी ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि है और हाइपोथैलेमस से लटकी हुई होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपयों का नया मुद्रक प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो ये 2010 में जो भारत का रुपये का प्रतीक था, ये वाला, इसको 2010 में अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, कामगारों के उस समूह को उच्च अर्हता प्राप्त व कुशल होता है जो तथा मानसिक कार्य करता है को खाली स्थान कहा जाता है। उसे हम वेतन भोगी कर्मचारी या व्हाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। व्हाइट कॉलर वर्कर होते हैं, एक ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं। व्हाइट कॉलर वर्कर का यहाँ डिफिनेशन लिखा है कि कामगारों के उस समूह को जो उच्च अर्हता, उच्च मतलब अच्छे जॉब में होते हैं, और वो प्राप्त कुशल होता है तथा मानसिक कार्य होता है। इसमें शारीरिक कार्य कोई नहीं होता है, मानसिक कार्य होता है, उच्च पोस्ट की नौकरी होती है, इसे हम व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। और एक होता है ब्लू कॉलर जॉब, यानी ब्लू कॉलर वर्कर। उसमें क्या होता है कि आपको नीचे वाला वर्क करना होता है, मतलब कि लेबर टाइप का वर्क किया जाता है, उसे ब्लू कॉलर कहते हैं। और जो उच्च पोस्ट पे होते हैं उन्हें हम वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मछली के बारे में इनमें दोहरी परिसंचरण होता है। बाकी के ऑप्शन ये सब गलत होते हैं, बस एक ही यही सही है। इनमें क्या होता है? मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? तो बताइए भारत के कौन एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? तो गुलजारी लाल नंदा जो थे, ये भारत के एकमात्र कार्यकारी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। इन्हीं के काल में जो झंडा था झुका का झुका ही रह गया। प्रश्न बनता है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में झंडा जो था झुका का झुका ही रह गया? तो ये था गुलजारी लाल नंदा और ये भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। इनके बाद कोई नहीं बना। अगला प्रश्न है, नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। तो ये देखिए, ऐसी नील की जो बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था? तो उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह और ये 1916 में गांधी जी द्वारा किया गया था। इसमें था कि किसानों को जबरदस्ती क्या कि नील की खेती कराया जाता था, तो उसके विरोध में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े के शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन है जो मानव रक्त में एक वर्णक है। वर्णक मीन्स कलर है, जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। ये कार्य हीमोग्लोबिन करता है। अगला प्रश्न है, डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक अद्वितीय नाम होता है। डोमेन नाम से अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है? तो .gov। आप लोग देखते होंगे कि कहीं भी आता है मेल विभाग से, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वहाँ से नोटिफिकेशन जब आता है तो .gov करके आता है। चाहे कोई स्कीम आता है भारत सरकार का या बिहार से, कोई भी गवर्नमेंट का जब स्कीम आता है तो उसके एक्सटेंशन लगे होते हैं .gov.in, ये आपका लास्ट में मिलता है। और जब कमर्शियल होता है तो उसमें .com लगा रहता है लास्ट में, www.gmail.com या google.com कुछ भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट का जब आता है तो gov.in लगा रहता है। अगला प्रश्न है, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।
इससे क्या होगा कि और अच्छे-अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। टोटल 30 दिन में आपका ये सारा एनटीपीसी का शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो चल जा रहा है 1-1 के 500-500 600 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन लाइक कितना रह रहा है 1700। आप लोग को लाइक मात्र 17-18 लाइक रह रहा है। तो आप लोग को लाइक दबाने में क्या है, ऐसा आप वीडियो देख रहे हैं बस ऐसे छू देना, आप लाइक हो जाएगा। इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना भाई। इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है तो इतना तो आप कर ही देंगे, तभी ना आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो इंसुलेटर का मानव शरीर जो है उदाहरण नहीं है। मानव शरीर क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। जब हमको करंट लगता है तो हमारे शरीर से विद्युत धारा प्रवाहित होकर जमीन के अंदर चली जाती है, तो इसीलिए हमें करंट के झटके लगते हैं। तो लेकिन रबर, हीरा और कांच ये सब क्या है, इंसुलेटर है, कुचालक है। लेकिन मानव शरीर जो है विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था। तो बोमेश चंद्र बनर्जी तो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये 1885 में जब आईएनसी का गठन हुआ था उसी समय इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप देखेंगे रेलवे के सारे शिफ्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। आप लोग इससे रिलेटेड कम से कम 100-200 प्रश्न को पढ़ेंगे। मैं इसको पिछले कितने महीने से आरपीएफ का कराया, जीडी का कराया, ये भी कराया। तो क्या हो रहा है कि उसमें बहुत सारे प्रश्न आईएनसी से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग आईएनसी को एक बार काफ़ी अच्छे से ठीक कर लेंगे। जब मैं आरपीएफ करा रहा था तो उसमें सेल जो होता है कोसी का प्रमुख चैप्टर था, वहाँ भी आईएनसी पूछा जा रहा था, यहाँ भी आईएनसी पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट टीसीपी आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। तो टीसीपी और आईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए पूर्ण रूप आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, इसको एक सेपरेट कॉपी में लिख लेंगे ताकि लास्ट टाइम में आप लोग का रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल हो गया ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एग्जाम में सिर्फ कभी कभी आईपी का भी पूछ देता है। तो आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप लोग ये दोनों को सेपरेट याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 368 जो है ये संशोधन करने की अनुमति देता है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ये आपका अमृतसर में स्थित है। कौन सा हवाई अड्डा, तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये जो क्या बोलते हैं गुरु नानक, इससे भी प्रश्न बने, जो सिखों के गुरु थे, 10 गुरु है ना, गुरु क्या बोलते हैं सिखों के, उनके 10 गुरु से प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। आप लोग जाएंगे पहले गुरु नानक से शुरू करते हुए 10वें जो हैं गुरु गोविंद सिंह, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी बीच में प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को देख लेंगे। किसने अमृतसर मंदिर का निर्माण कराया, किसने खालसा पंथ की स्थापना की, ये सारे फैक्ट को आपको याद कर लेना, तब देखिए आपका जीके कितना मजबूत होता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है। तो जुल्लू जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। जुल्लू जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे, जनजाति से सारे प्रश्नों को याद करेंगे। मैं पहले भी बताया हूँ और आज भी बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, वाई आई एम हिंदू। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जब ये बुक लिखा गया था ना तो हर एक एग्जाम में पूछा गया था, वाई एम आई हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। तो ये जाने माने राइटर जो थे शशि थरूर, इनका जो बुक आता है ना तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध और पर्सन है। तो ये जो शशि थरूर का लिखा हुआ पुस्तक था वाई आई एम हिंदू, ये शशि थरूर ने लिखा था और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ये आपका अब स्टैटिक का पोर्शन बन चुका है। तो यहाँ पर आया बुक से रिलेटेड प्रश्न। तो आप लोग क्या करेंगे, करेंट का 1 साल का जितने भी बुक पूछेंगे याद कर लेंगे और जो स्टैटिक का इंपॉर्टेंट बुक है वो भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है। नहीं है यहाँ पर पूछा, इस पर ध्यान आपको देना है। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप क्या करेंगे, के सिवान पर टिक करके निकल जाएंगे, कहेंगे कि ये तो इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन आपको ध्यान देना, नहीं लास्ट में जोड़ दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। ये जो थे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। ये भी इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। किरण कुमार भी, सतीश धवन तो जानते ही आप लोग और के सिवान को आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष से की गई थी। तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 1993 में की गई थी। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया। दीवानी अधिकार ये आप लोग देखिए अच्छे से, क्या लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार कब प्राप्त किया। तो 1765 में इन्होंने ये अधिकार प्राप्त कर लिया। तो कहाँ पर, तो बंगाल और बिहार पर। अगला प्रश्न है, 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या है। तो ये भी प्रश्न रिपीट है बाबू।
आप लोग जाकर सारे शिफ्टों को देखिए, कहीं ना कहीं ये रिपीट हुआ है। तो 1770 में जो पहला बैंक भारत में बना था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आप लोग कमेंट में बताएंगे इस बैंक का स्थापना किसने किया, स्थापना किस व्यक्ति ने किया, वो मुस्लिम थे या हिंदू थे, आप लोग कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो आप लोग पीछे का 2 या 3 वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, उतना हमको याद नहीं, लेकिन एनटीपीसी में पूछा है। आप लोग अगर रेगुलर वीडियो देखे होंगे तो आपको ये मालूम है। आप लोग कमेंट बताइए किसकी स्थापना किसने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो ये थोड़ा सेम प्रश्न है, इसको उल्टा करके पूछ दिया। तो 1853 में भारत में पहली बार रेल सुविधा शुरू की गई थी। और यहाँ पर एक अलग से जोड़ दिया गया यात्रियों के लिए, तो ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये शब्द जोड़े गए हैं। नहीं तो ऐसे भी सिंपल पूछे जा सकते हैं कि भारत में रेलवे कब शुरू किया गया था, तो 1853 में, यात्रियों के लिए भी 1853 में। अगला प्रश्न है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। टोटल 4 वेद थे, तो आप लोग चारों का नाम याद रखेंगे। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और लास्ट अथर्ववेद। और अथर्ववेद में ही जादू टोना से संबंधित है, और ऋग्वेद जो है श्लोक और कविताओं से है, सामवेद संगीत से है। तो आप लोग ये सब याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। फिर भी लास्ट में देखिए उप क्षेत्र नहीं है, तो राजनीतिक भूगोल जो है आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। बाकी जो संसाधन का भूगोल, पर्यटन का भूगोल, कृषि का भूगोल, ये आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सा पैदल सेना शामिल थी। तो इनका नाम था 41वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, ये 1800 विद्रोह की 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें शामिल थी। और इसने क्या किया था, अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या कर दी थी। और ये कैसी सेना थी, पैदल सेना थी। और इसमें ये 41वीं जो इन्फेंट्री नेटिव जो थी, ये क्या कि जिसमें जितने भी इनमें अंग्रेज अधिकारी थे उन सभी को ये सेना के लोग मार दिए थे। वहाँ पर सारे अंग्रेजों को मार दिया गया था जितने भी अधिकारी पोस्ट पे थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं जाते हैं। ये करंट का नहीं है बाबू, देखिए आपका 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, ये आपका थोड़ा इंग्लिश में है, इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। किडनी फेलियर इज ट्रीटेड पीरियोडिकली ऑन अ किडनी मशीन, द प्रोसेस इज नोन एज हीमोडायलिसिस। इसको क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है, जो किडनी जब फेल हो जाता है तो उसका इलाज होता है, ट्रीट किया जाता है कहाँ पर, पीरियोडिकली, समय अंतराल पर, किडनी मशीन पर उसको। तो ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया का नाम क्या है, इस प्रक्रिया को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। जब किडनी खराब हो जाती है उसको जब हम समय अनुसार किडनी मशीन पर उसका उपचार करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। तो कोची को द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। तो कर्मा को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ऑप्शन के अनुसार 4 ऑप्शन है, उनमें से कर्मा को क्या किया गया था, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं। देखिए मैंने भी गलती कर दिया, आप लोग भी ऐसे एग्जाम में कर सकते हैं गलती। यहाँ देखिए नहीं, इस बार कैसे छुपा के लिखा गया, नहीं किया गया था। तो कर्मा मूवी जो है इसको ऑस्कर के लिए नामांकित नहीं किया गया। बाकी जो 3 ऑप्शन है, सलाम बॉम्बे, लगान, मदर इंडिया, इनको ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। बाकी जो कर्मा है ऑप्शन के अनुसार इसको नामांकित नहीं किया गया था। ऐसे ही एग्जाम में मिस्टेक होता है। अगला प्रश्न है, चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन था। तो लूना 9 जो था, चांद की सतह पर उतरने वाला पहला यान था। और कैसा यान, सुरक्षित, मतलब एकदम सही सलामत उतर गया था। कितने ऐसे यान होते हैं जाते हैं चांद पर और टकरा कर खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो था सही सलामत उतर गया था, लूना 9। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो उरुक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। इस शिफ्ट में देखिए नहीं वाला बहुत सारा प्रश्न, ये लगभग चौथा ये प्रश्न आ गया जिसमें नहीं लगा हुआ है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। यहाँ पर आपका बंदरगाह पाया जाता था। पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ पर बंदरगाह पाए गए थे, तो ये लोथल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो विकिपीडिया जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स ये वेब ब्राउज़र है। और नहीं है कौन है, विकिपीडिया। वेब ब्राउज़र वो होते हैं जिसमें हम कुछ डालकर सर्च करते हैं, जैसे गूगल हो गया, क्रोम होता है तो आप लोग उसमें जाकर कुछ भी डालकर सर्च कर लेते हैं। ओपेरा मिनी वैसे ही था, मोजिला फायरफॉक्स भी वही है। लेकिन विकिपीडिया में हम लोग कुछ सर्च नहीं कर पाएंगे, कुछ ब्राउज नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के मूल स्थान के निर्धारण वाले कम आकर्षण कारक जैसे बेरोजगारी, खराब रहन सहन और अप्रिय जलवायु
खाली स्थान कारक कहलाते हैं, वो जो है पशु पूस कारक कहलाते हैं। ये प्रश्न को एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति के मूल स्थान के निर्धारण वाले कम आकर्षण कारक, जो काफ़ी कम आकर्षण करते हैं लोगों को, जैसे बेरोजगारी, खराब रहन सहन, अप्रिय जलवायु, इसे हम और पशु कारक कहलाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पशु कारक पूस 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 कारक कहलाते हैं। और आज हमने सारा शिफ्ट को, इस शिफ्ट के सारे जीके के प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए, आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत ही कम टाइम में आपको सारे 40 के 40 प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे? अपने समय को बचाने के लिए इस चैनल पे जुड़ जाएंगे, ताकि जो भी समय बाकी बचेगा आप लोग उसमें मॉक टेस्ट दीजिए, रिविजन कीजिए और अपनी तैयारी को एकदम शार्प कीजिए। इतना धारदार बना दीजिए, धारदार, कि जब एग्जाम में जाए तो सारे प्रश्नों को खच खच काटते हुए निकल जाए। समझ में आया? चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।